सभी का स्वागत है एक बार फिर स्टडी फॉर आर्ट्स में। मेरा नाम आकाश गिरी है। आज जो हम बात करेंगे पार्ट 2 की बात करेंगे, समकालीन दक्षिण एशिया यानी कि दक्षिण एशिया शीत युद्ध के बाद। ठीक, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था पार्ट 1 में, वो हमने क्या देखा था कि साउथ एशिया है क्या, दक्षिण एशिया है क्या। देन उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी कैसे आई, बांग्लादेश कैसे नेशन के रूप में सामने आया, उसके बाद बांग्लादेश कैसे नेशन के रूप में सामने आया। देन उसके बाद हमने बात करा कि नेपाल के अंदर मोनार्की से वो डेमोक्रेसी किस प्रकार से आई, और जो मिलिट्री कूप था वो पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार से डेमोक्रेसी के रूप में बदला, फिर प्रेजेंट में किसकी डेमोक्रेसी है, मिलिट्री रूल है। सारी चीज़ें हम उस पार्ट में डिस्कस करने के बाद हम इस पार्ट में आए हैं, सेकंड पार्ट में। अगर वो आपने पार्ट नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आई बटन में भी ऑप्शन आ रहा होगा, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगी, उसको जाके पूरा देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए चलते आगे। जो इस वीडियो में बात करना है वो मेरे को बात करनी है श्रीलंका। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि इस जितने भी दक्षिण के देश हैं उन सब में क्या था, वो सारे कॉलोनियल रूल हो रहा था उनके ऊपर, यानी कि वो औपनिवेशिक शासन हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर भी क्या हो रहा था, कॉलोनियल रूल हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि क्या हुआ 1948 में इंडिपेंडेंस होता है। जस्ट मीन्स कि इंडिया 1947, इसके बाद 1948 में श्रीलंका जब इंडिपेंडेंट होता है तो उसको पहले किसी और नाम से जाना जाता था। दैट नेम वाज सिलोन। क्या? सिलोन, उसका नाम क्या था? सिलोन था। अब बेसिकली था क्या कि श्रीलंका के अंदर दो कम्युनिटी सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। एक वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी जिसको सिंगली बोलते थे, एंड देन जो वहाँ की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी जिसको तमिल बोलते थे। वो तमिल वो थे जो ब्रिटिशर्स के रूल में तमिलनाडु या फिर इंडिया के साउथ वाले इलाके से लोग जाकर वहाँ पे रहने लगे थे, क्योंकि वो किस चीज़ के लेके गए थे, वहाँ पे लेके गए थे वो काम करवाने के लिए यानी कि श्रमिक के रूप में। जब वो वहाँ पर गए तो वो माइनॉरिटी में रहने लग गए और वहाँ पे ही बस गए। अब क्या होता है कि 1948 के बाद इंडिपेंडेंस आज़ाद होता है, तो उनको भी क्या हुआ, तमिलों के साथ जो हुआ सिंगली ने, वो इनको एक्सेप्ट करने के रूप में नहीं थे, कि वो कहते थे कि मैं ये तमिल जो है वो श्रीलंकन नहीं है और ना हम इन्हें एक्सेप्ट करेंगे। तो वहाँ हो जाता है जातीय संघर्ष खड़ा तमिल के बीच में। और फिर तमिल क्या करता है, तमिलियन जो तमिल के वहाँ के लोग होते हैं वो कर देते हैं एक इंडिपेंडेंट नेशन की मांग, अलग राष्ट्र की क्या कर देते हैं, वो मांग कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गृह युद्ध देखने को मिलता है। और इसी दौरान तमिल जो होते हैं वो एक चीज़ बना लेते हैं जिसका नाम था लिट्टे। 1983 में लिट्टे बना लेते हैं। लिट्टे की फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम। ठीक है, एक नंबर का आता है, फुल फॉर्म के रूप में पूछ लिया जाता है, स्थापना के रूप में पूछ लिया जाता है। इसको जरूर याद कर ले। देन जब यहाँ चीज होती है, काफी ज्यादा संघर्ष लिट्टे होता है, तो लिट्टे के बीच में काफी ज्यादा संघर्ष होने लगता है। इसी दौरान जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है वो इंडियन गवर्नमेंट से बात करती है। क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं देखो आपके वहाँ से हैं रहने वाले, तो क्या आप इनकी बातचीत को समझाओ, थोड़ा बातचीत से समझाओ। तो यहाँ बातचीत चलने लगती है। और इंडिया के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो होता है राजीव गांधी। याद रखना जरूरी है, राजीव गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है श्रीलंकन, और यहाँ की गवर्नमेंट में एक बातचीत फिक्स होती है, और यहाँ से भेज दी जाती है 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जिसको हिंदी में शांति सेना के नाम से भी जाना जाता है। शांति सेना के नाम से भी जाना जाता है, भेज दिया जाता है। अब जो लिट्टे के सदस्य थे, जो लिट्टे के लोग थे या फिर जो तमिलियन लोग थे, वहाँ को लग गया उनको बुरा। क्यों? वो कह रहे थे कि हमारे इंटरनली मैटर है, सोवरेन मैटर है, इंडियन स्टेट, और हम यहाँ के अपने देश से मांग कर रहे हैं और आप इसके बीच में ना बोले। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है इंडिया पीस कीपिंग फोर्स के बीच में और श्रीलंका के फोर्स कीपिंग के बीच में। तो होता है कि अभी 1987 में वापस आता हूँ 1989 में इस इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को, यानी कि शांति सेना को क्या होता है, वो वापस बुलाने की बात करते हैं और वापस बुला लिया जाता है। अब जब वापस बुला लिया जाता है लगभग 2 साल के अंदर, तो होता है क्या इनका टारगेट पूरा हुआ था? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि सक्सेसफुल रहे थे अपने टारगेट में या फिर अनसक्सेसफुल रहे थे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक,
अब बात करते हैं कि ये तो वहाँ पे सिस्टम था, और लेकिन आज वर्तमान में बात करें तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट डेमोक्रेसी है साउथ एशिया में। ज़्यादा डेवलपिंग नेशंस हो रहा है, बहुत तेज़ी की रफ्तार से अपनी ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, आर्थिक वृद्धि कर रहा है। और देन उसके बाद होता क्या है, श्रीलंका साउथ एशिया का एक ऐसा कंट्री बनता है, एक ऐसा नेशन बनता है जिसने क्या करा, अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले लिबरलाइजेशन करा, लिबरल करा, उदारीकरण करा। ठीक, जहाँ पे क्या हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से क्या हुआ, वहाँ पे ग्रोइंग नेशंस हो रहे हैं, डेवलपिंग नेशंस हो रहे हैं, और आज वहाँ पे गृह युद्ध के बाद भी, गृह युद्ध झेलने के बाद भी अपने आप में जल्दी से उन्होंने विकास करा, आर्थिक विकास करा, और वहाँ की जो डेमोक्रेसी है आज सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के रूप में देखा जा रहा है। ये तो था श्रीलंका। अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट हो श्रीलंका और इनके बीच में, श्रीलंका की डेमोक्रेसी के बीच में, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल दिया जाएगा। आप हमारे फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी आपकी सारी डाउट क्लियर करे जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि वहाँ पे इसके नोट्स अपलोड होने वाले हैं, हुई नहीं है मतलब होने वाले हैं। जब चैप्टर वीडियो कंप्लीट हो जाएगा मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक, देन उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे किस चीज़ की बात की। जब हमने बात कर लिया श्रीलंका के बीच में, हमें पता है म्यांमार और नेपाल के बीच में डेमोक्रेसी कैसे हुई, मालदीव्स के बीच में कैसे हुई, सॉरी म्यांमार नहीं, मालदीव। देन अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में कि किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉपरेशन यानी सहयोग की बातचीत होती है। ठीक, तो सबसे पहले बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष की। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो पाकिस्तान बनता है वो 1947 में आता है, और इंडिया उससे पहले ही रहता है। इंडिया का भाई भाई कह लो या छोटा भाई कह लो इस तरीके से, पर वो भाई वाली हरकतें नहीं करता, पाकिस्तान की भाई कहने लायक। ठीक, लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पे होता है संघर्ष की बात स्टार्ट होती है कि किस प्रकार से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चलता रहता है। तो बात करें संघर्ष की, तो सबसे पहले जो 1947 में इंडिपेंडेंस होता है, तो उसके बाद ही क्या कहते हैं, वो छोटी सी लड़ाई करनी स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं कि बंटवारा सही नहीं हुआ, कश्मीर को हमें दे दो। जब वो 1948 में ही करते हैं तो उस टाइम पे वो कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक, कश्मीर मुद्दा को लेकर ही, कश्मीर है, ड्राइंग सही नहीं है मेरी, थोड़ा समझना, थोड़े को ज़्यादा समझना। इधर क्या है, ये थोड़ा सा पीओके वाला हिस्सा है, शायद ज़्यादा ही बता दूँ, ये पीओके का हिस्सा है, इसको कहते हैं आज़ाद कश्मीर हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहेंगे। तो ये इसको क्या करते हैं, इसको अपने अंडर में ले जाए इन्होंने, यानी कि अब दो हिस्से, एक हिस्सा थोड़ा सा पाकिस्तान के पास चला गया और एक हमारे पास चला गया। बजरंगी भाईजान मूवी याद आ गई मेरे को। जब वो मुन्नी को छोड़ने जाता है तो मुन्नी उसको फोटो दिखाती है मौलवी साहब को, वो कहती है कि ये तो हमारा कश्मीर है। अरे भैया, वो कहते हैं अरे भैया थोड़ा सा कश्मीर हमने अपने पास भी रख लिया था, वो वाला थोड़ा सा हिस्सा, पीओके वाला हिस्सा, जहाँ से आज चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर निकला हुआ है, CPEC पीओके से निकला हुआ है, जो कि एक विवाद है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक, इसको जब हम देखेंगे तब बताएंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे, अभी इसको मुद्दा उठाने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं वैसे भी NCERT के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ठीक, जब ये कश्मीर मुद्दा होता है तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। कश्मीर मुद्दा को लेकर जवाहरलाल नेहरू कहाँ चले जाते हैं, हमारे UNO के बीच में चले जाते हैं, जो कि वैश्विक बन जाता है। उस टाइम पे कहा जाता है जब कश्मीर के जो राजा होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग, उनको जब हमारे देश बन रहा था तो हमारे रजवाड़ों का था, रजवाड़े वो हम फर्स्ट सेकंड बुक में पढ़ेंगे, ठीक, सॉरी सेकंड बुक में पढ़ेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, अब देन उसके बाद क्या होता है कि युद्ध हो जाता है। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है, और एक बड़ा रूप ले लेता है 1965 में, युद्ध का रूप ले लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जान मान हानि हो जाती है और हो जाता है हमारे। और देन उसके तुरंत दिनों बाद, लगभग 5 से 6 साल, ज़्यादा नहीं होते, और यहाँ पे मांग उठने लगती है बांग्लादेश की। हमने देखा कि 1971 में बांग्लादेश किस तरीके से फॉर्मेट हुआ और फॉर्मेशन हुआ, एक नए नेशन के रूप में वर्ल्ड के मैप में आया। और जब इस चीज़ होता है तो 1971 में क्या हो जाता है, बांग्लादेश बनता है, और बांग्लादेश के चक्कर में इंडिया और पाकिस्तान का बुरी तरीके से युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में हमने लगभग पाकिस्तानी सैनिक 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण करा था इंडिया के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट की बात है। अभी तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि किसी सैनिकों ने, किसी देश के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कराओ, सरेंडर कराओ 90,000 सोल्जर्स के साथ। ठीक, ये चीज है। उसके बाद एक छोटा सा युद्ध होता है 1990 में, जिसको कारगिल वार कहा गया। कारगिल वार सबसे बेहद, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से हाल ही रिसेंटली में देखा गया, भले 20 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, 20 साल,
1999 2019, तो ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमने कितना भयानक देखा था। और आए दिन हमेशा क्या होता है कि बॉर्डर पे सीज फायर होता रहता है, सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है और हमारे कई सैनिक मारे जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा संघर्ष और काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। कई बार हमने भी देखा, जैसे मुंबई अटैक हो गया है या फिर हमारा मुंबई अटैक, कई सारे आतंकवादी जो है वो क्या करते हैं इंडिया के बीच में करवाते हैं। दूसरी चीज़, जब हमारे यहाँ पे एक छोटी सी 1985 के आसपास और 1992 में खालिस्तान मांग उठी इंडिया के बीच में, तो हमारी गवर्नमेंट को ये लगा कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो इन खालिस्तानों की मदद कर रही है, इनको हथियार, पैसा, सारी चीज़ मुहैया करा रही है ताकि इंडिया के अंदर उत्पाद मचा सके। ठीक, ये चीज़ था यहाँ पे आतंकवाद का नाम कारगिल का। अब ये दो मुद्दे रहते हैं, जल विवाद और सीमा विवाद। एक हमारे यहाँ की नदी जाती है जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और वो सिंधु नदी है, इंडस नदी। ये ऐसा पाकिस्तान होते हुए जाती है। अब ये पाकिस्तान होते हुए जाती है तो क्या होता है कि ये पाकिस्तान कहती है इस नदी पे हमारा अधिकार है और इस चीज़ को हम ज़्यादा जल पानी यूज़ करेंगे। तो ये जल विवाद काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का गहराया। और 1960 में 1960 विश्व बैंक की मध्यस्थता, यानी कि जो वो मॉडरेटर या फिर जिसकी मीडियल जो कर रहा था वो वर्ल्ड बैंक कर रहा था, और वहाँ पे एक ट्रीटी होती है जिसको सिंधु जल समझौता कहा गया। इसके अंदर बताता हूँ क्या, इसके अंदर ये था बेसिकली इंडिया है वो 19 और 20% के बीच में पानी यूज करेगा, इससे भी लेस देन। और जो पाकिस्तान है वो कितना 80% और 90%, 80% से मोर देन पानी यूज करेगा इस ट्रीटी में। ये ट्रीटी कैंसिल हुई, या तो बांटना था तो 50-50 करना था, 50-50 दोनों देशों को, या फिर ट्रीटी करो ही मत। कहीं भेदभाव ट्रीटी है पूरी तरीके से मेरे हिसाब से। ठीक, बाकी हमारी एनसीईआरटी में तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा इस चीज को। देन ये सीमा विवाद, जब 1971 का वॉर हुआ तो हमारा पाकिस्तान जो है वो एक छोटा सा कच्छ के रन के एरिया से भी निकलता है अरेबियन सी होते हुए। तो क्या होता है, इन्होंने वहां पर अपना कर दिया कि गलत तरीके से बंटवारा हुआ, इसमें इंडिया को ज्यादा चला गया और पाकिस्तान को कम मिला। तो उस चीज को लेकर क्या हुआ कि यहाँ पे सीमा विवाद काफी ज्यादा गहरा था, वो मुद्दा देखने को मिला और कई बार आज भी उठ जाता है। और एक कश्मीर मुद्दा को भी काफी ज्यादा उठा रहे हैं। अभी हाल ही के रिसेंटली में जब हमने वहां से 370 खत्म करी, हमारी सरकार ने संविधान में संशोधन करके कश्मीर की और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज घोषित करा, तो इन्होंने इस मुद्दे को, पाकिस्तानियों ने इस मुद्दे को, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस मुद्दे को लगभग पूरे विश्व के सामने रखने की कोशिश करी, लेकिन किसी भी वर्ल्ड में सिर्फ एक देश को छोड़ के, चाइना और कुछ और देश हैं, चाइना को छोड़ के और किसी ने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सॉवरेन मैटर है और इंडिया की संप्रभुता है, वो उसके पास अधिकार है कि क्या कर सकता है, संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, ये चीज है। दूसरी चीज, अब इनकी कॉपरेशन की बात करें तो कॉपरेशन क्या है, देखो जब हमने 60 में जब इनका जल विवाद हो रहा था तो इन्होंने क्या करा, 60 में सिंधु जल समझौता कर लिया, जिसके अंदर बताया कि ये था। 65 में युद्ध होता है और यहाँ के जो होते हैं वो जनरल जियाउर रहमान होते हैं, जनरल जियाउर रहमान होते हैं ताकि कश्मीर के, वो सॉरी कश्मीर नहीं पाकिस्तान के, और हमारे के यहाँ के होते हैं कौन, लाल बहादुर शास्त्री। याद रखना, इसी कॉन्फ्रेंस, इसी समझौते में, ताशकंद ट्रीटी, ताशकंद कॉन्फ्रेंस में, ताशकंद समझौते के अंदर होता क्या है कि इनकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे समझौता होता है साइन जियाउर रहमान और किसके बीच में, लाल बहादुर शास्त्री के बीच में, और इसी दौरान ताशकंद में क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। 71 में युद्ध होता है तो 72 में क्या हो जाता है, शिमला समझौता। ठीक, यानी कि एक युद्ध हुआ है, एक समझौता होगा, एक युद्ध हुआ है, एक समझौता होगा। दूसरी चीज 1998 आसपास के हमने क्या करा, पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण करा, जो कि सफलता अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री रह चुके थे। ठीक, और इन्होंने इसी टाइम पे भी क्या कर लिया, चगई की, कश्मीर के अंदर है चगई की पहाड़ियों में टेस्ट करा इन्होंने, माउंटेन से चगई की माउंटेन में कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी कॉपरेशन हमने कोई सहयोग नहीं करा। इसके ऊपर हम दोनों, इन दोनों देशों पर क्या लगा था, एक अंतरराष्ट्रीय बैन भी लगा था, जो कि बड़ी मुश्किलों के बाद में खुला। देन उसके बाद 1999 में 1999 में जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा वो लाहौर से बस सेवा, लाहौर दिल्ली से लाहौर जाते हैं बाय बस,
यानी कि इन दोनों देशों के बीच में क्या करना चाहा कि एक तरीके से वो हो कि कोई प्रॉब्लम ना हो, एक बस सेवा करी, बाय ट्रांसपोर्टेशन, बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस स्टार्ट करी कि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। एक पॉजिटिव वे में था। ठीक, 1999 में इसी टाइम क्या कर लेता है, कारगिल वॉर हो जाता है, कारगिल युद्ध हो जाता है। तो 2001 में वो कहता है आगरा बैठक की कोशिश करता है, जो कि क्या होती है, पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहती है। आगरा बैठक अनसक्सेसफुल रहती है। और अगर रिसेंटली बात करें तो पाकिस्तान के अंदर मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी और इंडिया कॉप इनके बीच में बात करें तो हमने फिलहाल देखा कुछ आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, जैसे अम्बा एयरवेज वाला अटैक हो, ठीक, उसके बाद मुंबई अटैक हो, इन सारी आतंकवादी घटनाओं के पीछे इनका हाथ है पाकिस्तान का। और दूसरी चीज अभी रिसेंटली करतारपुर कॉरिडोर स्टार्ट करा है, इसमें भी एक काफी ज्यादा नानाकानी कर देता है, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर स्टार्ट करा है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लगभग 20 से 40 किलोमीटर के बीच, 20 किलोमीटर के आसपास है। और एक गुरुद्वारा है करतारपुर में, वहां जाने के लिए बिना वीजा के जाने के लिए बात हुई थी, लेकिन ये कहते थे कि हम वीजा लेंगे। अगर आई होप यहाँ तक था। अगर आपको दिक्कत आई हो, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम या सोशल फेसबुक पेज पे भी जाके वहां से कमेंट करके या फिर डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक, अगर आप बात करें तो अगला जो देश है हमारा वो है इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखा, अब हम जो देखेंगे वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देखेंगे कि किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट है, कॉपरेशन किस प्रकार से चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश को हमारी वजह से क्या हुआ, 1971 में एक नया नेशन के रूप में बन के आया। ठीक है, 1971 में जब बन के आया तो इनके पास कुछ नहीं था, हमने सब कुछ दिया, इनकी आर्थिक सेना थी, मतलब सब कुछ हमने करा। लेकिन होता है क्या कि हमारे यहाँ से दो नदियां जाती हैं, ऐसे, ये वाली गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र। ठीक, ये नॉर्थ ईस्ट होते हुए जाती है, बंगाल से होते हुए जाती है बांग्लादेश में। अब यहाँ इन दोनों के जल को लेकर इनके में विवाद है, जिसके लिए मैंने क्या कर लिया, गंगा जल संधि के लिए फरक्का जल संधि साइन कर ली। ठीक, याद रखना 1 नंबर में पूछा जाता है फरक्का जल संधि। ठीक, फरक्का जल संधि कर ली। उसके बाद ये कहते हैं कि इनके यहां से फरक्का जल संधि साइन करने के बाद इनके यहां से हमारे यहाँ पे क्या आते हैं, इलीगल तरीके से माइग्रेंट्स आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके। बॉर्डर क्रॉस करके जो माइग्रेंट्स आते हैं वो काफी ज्यादा दिक्कत करते हैं। ठीक, दूसरा तरीका, हमने म्यांमार से गैस निर्यात करनी थी, हमें कहां से, म्यांमार से निर्यात करनी थी गैस। जब हमें म्यांमार से गैस निर्यात करनी थी तो हमने इनसे कहा कि अपने देश में से थोड़ी सी पाइपलाइन के लिए जगह दे दो। बकायदा देखो, जब किसी देश से मांगते हैं तो उसकी बकायदा फॉर्मेशन सारी चीज होती है, वो सारी पेपर वर्क कर लेंगे, तो इन्होंने मना कर दिया। दूसरी चीज कि हमें नॉर्थ ईस्ट जाना था, कहाँ जाना था, नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए हमने इनसे थोड़ा सा रास्ता मांगा ऊपर की साइड, तो इन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया, नहीं देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आगे चल के काफी ज्यादा विवाद के रूप में बन गए कि हमने इतनी मदद करी, ये हमारे लिए थोड़ा सा भी नहीं कर सकते। इस चीज को लेकर काफी दिनों तक चर्चाओं में रहा, कोई नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हम लोग इनके साथ भी कॉपरेशन करने लग गए। जैसे कि ये हमारे क्या पूरब की ओर चलो नीति का हम इनका पार्ट कर रहे हैं, इनके बीच में हमारे पास इन्वायरमेंट को लेकर कई सारी प्रॉब्लम है, वो हमने इनके साथ शेयर करते हैं, कई सारे इनके साथ वर्क कर रहे हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, इनके स्टूडेंट आके इंडिया में एजुकेशन लेते हैं। ठीक, व्यापार होता है इनके देशों के साथ, हमारे साथ कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड के लिए बात हो रही है। ठीक, ये सारी चीजें थी। जैसा कि हमने देखा था, नेपाल क्या भारत का पड़ोसी देश से बिल्कुल लगा हुआ है। नेपाल में किस प्रकार से मोनार्की राज शासन से डेमोक्रेसी आई, वो चीज़ देखने के बाद हम जो डिस्कस करेंगे अब वो डिस्कस करना है हमें कि नेपाल और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है और सहयोग कॉपरेशन किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि हाल ही रिसेंटली में हमने देखा कि नेपाल वो चीन के साथ ज़्यादा उसकी दोस्ती बढ़ा रहा है। नेपाल का मानना है कि जो भारतीय सरकार या फिर भारत है वो उसके बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है और हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक,
यानी कि उसके बाजार में दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, देन उसके बाद वो कहता है कि जो वहाँ पे एक दूसरी चीज़ है, जो माओवादी आंदोलन होते हैं नेपाल के अंदर, वो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरे होते हैं। कहीं ना कहीं इस साइड ना आ जाए बॉर्डर की, और ज़्यादा डिपेंड हमारे यहाँ पे ज़्यादा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट का आना जाना है इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसकी वजह से होता है क्या कि जो नेपाल के लोग हैं, नेपाल के सिटीजन्स हैं, वो इंडिया के अंदर आकर रोजगार देखते हैं, यहाँ एजुकेशन करते हैं। ठीक, बिना वीज़ा का आना जाना है तो मतलब जब मर्जी आना जब मर्जी जाना। इन दोनों के बीच में ट्रेड भी होती है काफ़ी सारी। ठीक, रिसेंटली में विवाद काफ़ी ज़्यादा गहरा है कि नेपाल कह रहा था कि भारत उनके अंदर आने नहीं दे रहा। दूसरी चीज़, भारत जो है वो उनको समुद्र से रास्ते जाने के लिए रोकता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो इंडिया के बीच में है, इंडिया उनकी हमेशा हेल्प करता है। चाहे वो नेपाल के अंदर तबाही आई हो तब की बात हो, चाहे बाढ़ की बात हो तब की बात हो, चाहे पानी को लेकर बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बात हो। इंडिया अपने इवन ग्रिड, वाटर की जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, वो भी इंडिया अपने साथ उनके साथ शेयर करता है। ठीक, एम्प्लॉयमेंट उनको देता है, बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के उनके साथ आना जाना है। और माओवादी आंदोलन की वजह से इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा, इसकी वजह से क्या होता है, नेपाल और इंडिया के बीच में चलता रहता है संघर्ष। देखिए भूटान छोटा देश है, काफ़ी ज़्यादा इंडिया के साथ खुला मिला हुआ है, अच्छा देश है। इंडिया के साथ कभी उसके जैसे विवाद नहीं रहे कि जो ज़्यादा ओवर कर है, छोटे मोटे चलते रहते हैं। ठीक, अब है क्या, जो भूटान और इंडिया है वो दोनों वाटर इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, उसमें आप एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ठीक, जब उन्हें लगा भूटान को कि उनको इंडिया की मिलिट्री या इंडिया की आर्मी या फिर इंडिया की नेवी एयरफोर्स की जरूरत है, तब इंडिया ने उनके लिए मदद करी, अपनी सेना की मदद करी। ठीक, नेपाल के साथ क्या कर रहे हैं, नेपाल के साथ मत्स्य यानी कि फिश उद्योग है, फिश इंडस्ट्रीज है, उसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उसके बाद पर्यावरण या फिर पर्यटन को लेकर नेपाल और भूटान फिशी इंडस्ट्रीज और उसको लेकर क्या कहते हैं, पर्यटन को लेकर एक दूसरे का साथ देते हैं। टूरिस्ट प्लेस को लेकर एक दूसरे के देश के टूरिस्ट जाते हैं, आते जाते रहते हैं। इवन रिपब्लिक डे पे जो हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, वो एक बार नेपाल के जो नरेश थे, भूटान नरेश क्या थे, वो इंडिया में आए थे और उन्होंने इसका एक्सेप्ट करा था और इंडिया के वो चीफ गेस्ट रहे हैं भूटान नरेश। ठीक, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के साउथ एशिया के देश में। इंडिया और साउथ एशिया है क्या, जो भी साउथ एशिया के देश हैं वो समझते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो जियोग्राफिकल बहुत ज़्यादा है, जियोग्राफिकल ज़्यादा बड़ा है। तो साउथ एशिया के देश हैं वो ज़्यादातर समझते हैं, नेपाल हो या फिर अब कहाँ पे बांग्लादेश हो, साथ में श्रीलंका हो, ये क्या कहते हैं कि जो इंडिया है वो अपना बाजार, उनको अपना मार्केट क्या करना चाहता है, वो इनके देशों में कब्जा करना चाहता है। अब देखो पड़ोसी देश है, जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के पड़ोसी पर शक होता है। ठीक, और इंडिया को भी लगता है कि जो इनके पड़ोसी देश है वो क्या इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया का। ठीक, जो कि लाजमी बात है कि कोई भी जानता है इस चीज़ को कि पड़ोसी का फायदा सब उठाते हैं, उस चीज़ को उठाने की फायदा कर रहे हैं। और इंडिया शांति प्रिय देश है, हमेशा भारत के साथ जितना सहयोग की बात हो, चाहे वो श्रीलंका की सुनामी की बात हो, चाहे नेपाल में बाढ़ की बात हो, बांग्लादेश के अंदर बाढ़ की बात हो, हमेशा वो मदद करता है। चाहे नेपाल के अंदर जो तूफान आया था तो इंडिया ने सारी चीज़ें मदद करी थी नेपाल की। ठीक, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की भी मदद करता है कहीं ना कहीं से, लेकिन पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से कभी बाजी नहीं आता। ठीक, ये चीज़ है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि सार्क है क्या, शांति और सहयोग की बात आती है। सार्क दैट मीन्स कि सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, दक्षिण एशिया। इसकी स्थापना होती है 1985 में, 1985 में स्थापना होती है। काठमांडू जो है वो कहाँ पे, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। काठमांडू नेपाल में हेडक्वार्टर है। इसके 7 देश हैं, 7 कंट्री क्या है इसकी मेंबर्स है, जस्ट लाइक साउथ एशिया की जितनी भी कंट्री हैं। ठीक, अब रीजन ये आता है कि ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता, जस्ट लाइक ब्रिक्स हो या फिर आसियान हो, इन ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इनके जो नेबरिंग कंट्री है उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा चलता है, जैसे कि इंडिया एंड बिटवीन पाकिस्तान, सारा कॉन्फ्लिक्ट आए दिन कभी ना कभी यहाँ से बॉर्डर से खबर आते रहते हैं कि पाकिस्तान वालों ने फायर करा तो इंडिया के इतने सैनिक मार्टर हो गए, शहीद हो गए, उधर के भी इतने सैनिक मार्टर हो गए, शहीद हो गए, वे फालतू करते रहते हैं। ठीक, इन्होंने ये करा। अब दूसरी चीज, इनकी हमेशा मीटिंग होती है। एक 2016 में मीटिंग होती है इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के अंदर, जिसको होता है क्या कि इंडिया पूरी तरीके से बाइकआउट करता है, इंडिया के साथ साथ जितने भी हैं सारे बाइकआउट करने लगते हैं। रीजन ये था, हाल ही रिसेंटली में पुलवामा अटैक
पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें लगभग हमारे सैनिक शहीद हुए थे, वो भी आतंकवादी के द्वारा। उसके तार कहाँ से जुड़े थे? पाकिस्तान की जगह से जुड़े हुए थे। और रिसेंटली उसी टाइम पे 14 फरवरी की डेट थी वो, जब हमारे यहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ था, जिसकी वजह से हमने क्या करा था, इसका बायकॉट करा। और हमारे साथ लगभग साथ के जितने भी सदस्य थे सबने इसका बायकॉट करा, जिसकी वजह से कैंसिल हो गया था। उसकी डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी हार थी। ठीक, ये लोग क्या करते हैं, 2002 में साफ्टा बनाने का प्लान करते हैं और 2004 में सिग्नेचर करते हैं और 2006 से इंप्लीमेंट कर देते हैं। ठीक, और इन्होंने सोचा कि 2007 तक जो सीमा शुल्क है, बॉर्डर टैक्स, उसको क्या करेंगे, 20% रिड्यूस करने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। अब ये सार्क है, तो सार्क के कुछ ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे कि है कि विवाद है, विवाद को क्या करना, आपस में सुलझाना, उसको कहीं एक सैनिक या फिर बड़े तरीके से लेके नहीं जाना। टूरिस्ट में एक दूसरे का साथ देना। ठीक, दैट मींस ट्रेड में एक दूसरे को बेटर बनाना, फ्री ट्रेड एरिया बनाना। अब देखो, पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद होता है क्या, शीत युद्ध के बाद, कि पूरी तरीके से पॉलिटिक्स बदल गई, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पूरी तरीके से, अंतरराष्ट्रीय राजनीति या फिर इंटरनेशनल पॉलिसीज पूरी चेंज हुई। यूएस से इंडिया एंड पाक के पास आना चाहता था, इन दोनों के साथ ज्यादा बातचीत होने लगी। बल्कि क्या होती थी, इंडिया की यूएस से 60 से ज्यादा बातचीत होती थी उस टाइम पे। और आज हम देख रहे हैं कि क्या चीज है इस चीज को लेकर। ठीक, फ्री ट्रेड की बात, ये सारी चीजें थी इसके अंदर। ये साथ था साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्वेश्चन आता है, इसके ऑब्जेक्ट पूछ ले जाते हैं, इसकी विशेषताएं पूछ ली जाती है। सार्क के देशों में भारत और पाकिस्तान का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप सभी को क्वेश्चन मिल जाएंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको पेज को लाइक करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे, हम वहाँ पे आपको सॉल्व कर दी जाएगी। धन्यवाद। चैनल को जरूर शेयर करें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।